दोस्तों, आज हमारे देश की आबादी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, पूरे 142 करोड़ के आसपास, जिसमें करीब 48% हिस्सा महिलाओं का है। और हमारे देश में कई सारे रिलीजन भी है और सभी रिलीजन हमें इन महिलाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। हम उस देश से है जहाँ पे नारी तो नारायणी यानी कि नारी को देवी के समान दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हमें धरातल पे ये सब देखने को मिलता है? हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और सबको अपने कल्चर पे बहुत प्राउड होता है और होना भी चाहिए। लेकिन आज मैं हमारे इंडिया के एक ऐसे कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनकर ही आप सभी का खून खोलने लगेगा, और वो है रेप कल्चर ऑफ इंडिया। तो चलिए आज जानते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत बड़े घिनौने सच के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके सॉल्यूशन के बारे में भी। रेप, बलात्कार, सिर्फ ये शब्द सुनकर ही हम सबके दिमाग का पारा हाई हो जाता है। रेप ना सिर्फ किसी को फिजिकली डैमेज पहुंचाता है बल्कि उसको मेंटली भी उतना ही डैमेज पहुंचाता है। रेप ना ही सिर्फ उस विक्टिम के लिए बल्कि हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए एक कलंक के समान है। वैसे तो रेप कल्चर की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन आज मैं हमारे इंडिया के रेप कल्चर के बारे में बात करूंगा। रॉयटर्स नाम की एक मीडिया हाउस ने 2018 में एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसमें हमारा इंडिया पूरी दुनिया में वुमन के लिए सबसे खतरनाक देश पाया गया था। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया था। और वैसे भी आज हमारे देश की महिलाएं हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है, जैसे कि डिफेंस में, एजुकेशन में, जुडिशरी में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, न्यूज़ एंकर, पॉलिटिशियन, हर जगह हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिला रही है। हमारा देश आज इकोनॉमी में भी बहुत आगे है और एक इमर्जिंग सुपर पावर भी है। पर क्या इन सब बातों से हम धरातल की सच्चाई को अनदेखा कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हम अगर रॉयटर्स की रिसर्च को अनदेखा भी कर दे, फिर भी आज की तारीख में भी आपको कई ऐसी रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसमें हमारा इंडिया महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में बहुत आगे आ रहा है। हम अगर अपने NCRB की ही रिपोर्ट उठाकर देखें तो 2021 में पूरे 31,677 रेप केस फाइल किए गए थे। मतलब कि हर दिन इंडिया में करीब 86 रेप होते हैं और हर एक घंटे में करीब 3 से 4 रेप होते हैं। ये तो हुई सिर्फ उन रेप की बात जो रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर अनरिपोर्टेड रेप की बात की जाए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, पर इनमें से कुछ ही केस न्यूज़ की हेडलाइन बन पाते हैं। हम अगर कोविड-19 के लॉकडाउन की बात करें तो हम अपने ही घर में रहकर बिल्कुल तंग हो गए थे। जिंदगी एकदम रुक सी गई थी, मानो हमें अपने ही घर में किसी ने कैद कर लिया हो। पर जरा सोच कर देखो, हमारे देश की करीब आधी से भी ज़्यादा महिलाएं हर रोज रात होते ही एकदम वैसे ही कैद हो जाती है। अगर हमारे घर की कोई बहन बेटी या फिर कोई भी महिला अकेली घर से दिन के उजाले में भी बाहर गई हो तो हमको जब तक वो सही सलामत घर ना आ जाए तब तक उनकी फिक्र सताती रहती है। आज देश में इतनी महंगाई है, फिर भी आजकल के पढ़े लिखे नौजवान भी यही सोच रखते हैं कि उनकी वाइफ बाहर नौकरी ना करे, चाहे जितनी भी कमाई हो घर में रहकर काम करे। आज ये यवान इतने निर्दयी हो गए हैं कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां, दिमागी हालत से अस्थिर लड़कियां किसी को भी नहीं छोड़ते। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम ऐसे राक्षसों से भरे देश में रहते हैं। और अगर आप NCRB की रिपोर्ट को गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि 31,677 में से 30,571 यानी कि 96.5% रेप उन्होंने किए हैं जिनको विक्टिम पहले से ही जानती थी। वो सब हेवन उन्हीं के फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, पड़ोसी या और कोई रिश्तेदारी थे। मतलब कि आज जिन लोगों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही लोग हमारे साथ ऐसी गंदी और भयानक करतूत करते हैं। और कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में बताने में भी मुझे घिन आ रही है। और जब कोई इंसिडेंट नेशनल इश्यू का रूप ले लेता है तो बड़ी बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर आगे आकर कहते हैं हम आपको न्याय दिलाएंगे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। और उनकी बात भी सही होती है, वो हमको न्याय दिलाना जरूर चाहते हैं, पर बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि वो अपने खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। ये है ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2023 की रिपोर्ट। आप देख सकते हो किस किस पार्टी के कितने कितने MP पर महिलाओं के अपराध को लेकर ऑलरेडी केस दर्ज है। और यहाँ देखिए आपके स्टेट के भी कई MLA पर महिलाओं के अपराध को लेकर ऑलरेडी केस दर्ज है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब वो लोग हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, पर क्या हमें इनसे इंसाफ मिलेगा? और क्या ये पॉलिटिकल लीडर भी इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे? कार्यवाही तो छोड़ो, ये उन पर खुलकर बयान भी नहीं देंगे। ये सिर्फ उन पर ही कार्यवाही करेंगे जिनका उनकी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होगा।
अब मैं ज़्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहता, आप सब वैसे भी समझदार ही हो। अब जब हमारे देश में इतने सारे रेप हो रहे हैं तो हमें ये सब होने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही उसके सॉल्यूशन को भी देखना चाहिए। ये है डॉक्टर मधुमिता पांडे, जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी किया है। उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल के करीब 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था, रेपिस्ट के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए। उन्हें ये पता चला कि ज़्यादातर रेपिस्ट पढ़े लिखे ही नहीं थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। कुछ गिने चुने ही थे जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। उन रेपिस्ट में से ज़्यादातर को ये भी पता नहीं था कि उन्होंने जो किया है वो रेप है। उसने तो ये भी कहा कि विक्टिम ने ही उनको उकसाया था और उनको सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया। उनको कंसेंट और नॉन कंसेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं था और उनको अपने किए पे पछतावा भी नहीं था। उन्हें इंटरव्यू के दौरान वो रेपिस्ट बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही लगे। ये सब करने के पीछे उनकी बचपन की परवरिश और वुमन के प्रति उनकी घटिया सोच ही जिम्मेदार थी। हमारी इंडियन सोसाइटी की मेल डोमिनेटिंग थिंकिंग भी इन रेपिस्ट को महिलाओं पर ऐसे गंदे कृत्य करने में जिम्मेदार है। हम बचपन से ही लड़के और लड़की में बहुत फर्क रखते हैं। लड़के की पढ़ाई, कपड़े, दोस्त, यहाँ तक कि बाहर घूमने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाते। पर लड़की की बात करें तो 10वीं पास हो गई हो, इतनी पढ़ाई काफ़ी है, और पढ़कर क्या करोगी, ऐसे कपड़े मत पहनो, किसी से ज़्यादा दोस्ती मत करो, अपने काम से काम रखो, कभी ज़रूरत से भी बाहर जाना हो जाए तो शाम होते ही लौट आना, किसी अनजान से बात मत करना, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, संभाल के रहना। कितना सब सिखाते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में ये सब ध्यान रखना। पर क्या आप कभी भी अपने लड़के को कहोगे कि अच्छे दोस्त बनाओ, रात को बाहर जाओ तो जल्दी लौट आना, किसी अनजान लड़की को देखो तो उसको छेड़ना मत, उसका पीछा मत करना, लड़की ने जैसे भी कपड़े पहने हो तुम अपनी सोच और नीयत साफ रखना, हर किसी को अपनी बहन की नज़र से देखना। तुम्हें देखकर कोई लड़की अनसेफ नहीं बल्कि महफूज फील करनी चाहिए। हमें लड़के और लड़की की परवरिश ही इस तरीके से करनी होगी कि दोनों में से किसी को भी कोई एक दूसरे से बड़ा ना समझे, दोनों एक दूसरे को बराबर समझे। दोनों में से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि लड़के हैं वो जो चाहे कर सकते हैं और लड़कियां सिर्फ उनकी सेवा ही कर सकती है। दोनों की एक समान अहमियत है और ये उनको बचपन से ही समझाना होगा। अ मर्डरर किल्स द बॉडी वेयर एज अ रेपिस्ट किल्स द सोल, सो रेप इज अ कंसिडर अ मोर सीरियस क्राइम देन अ मर्डर। ये कहा था जस्टिस कृष्णा लायर ने एक केस की सुनवाई में। हमारी जुडिशरी भी इसे एक बहुत गंभीर अपराध समझती है, पर फिर भी जस्टिस मिलने में इतना वक्त लग जाता है कि हमारा न्याय पर से विश्वास ही उठ जाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। निर्भया केस की बात करें तो पूरे 7 साल और 3 महीने लगे न्याय मिलने में। फिर ये केस जिसको न्याय मिलने में पूरे 11 साल लगे। बिल्किस बानो के साथ जो वारदात हुई थी वो 2002 में हुई थी, जिसमें 21 को 2008 में सजा भी सुना दी गई, जिनको हाल ही में 15 अगस्त 2022 को सभी रेपिस्ट को रिहा भी कर दिया गया। ऐसे तो लूप होल है हमारी न्याय सिस्टम में। और तो और हमारा कानून आज की तारीख में भी मैरिटल रेप को एज ए रेप कंसीडर ही नहीं करता। मतलब कि एक बार शादी कर लो फिर कंसेंट और ना कंसेंट की फिक्र ही छोड़ दो। हमें उन रेपिस्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिसको सुनकर ही ऐसे हैवानों की रूह कांप जाए। हमें हमारी न्याय सिस्टम को बहुत फास्ट करने की ज़रूरत है। हमने कई फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली है, लेकिन आज की तारीख में वो काफ़ी नहीं है। हमारे लाखों रेप केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं। इसके लिए हमें और भी गंभीर और सटीक कदम उठाने की ज़रूरत है। रेप होने के बाद उस विक्टिम की हालत फिजिकली और साथ ही साथ मेंटली भी इतनी बुरी हो जाती है कि पूछो मत। और कभी कभी तो ये मेंटली स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि विक्टिम खुद कुछ ही कर लेती है। पर फिर भी हमें आज भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे रेप जैसे किस्सों में भी विक्टिम को ही ब्लेम करेंगे, ना कि उन रेपिस्ट की घटिया सोच को। हमारी सोसाइटी भी रेप केस में विक्टिम को बहुत बुरी तरह से देखती है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अब वो पवित्र नहीं रही, इसी वजह से अब उसकी आसानी से शादी भी नहीं होगी। मतलब कि पाप कोई और करे और पवित्रता किसी और की चली जाए। कौन है? कहाँ से आते हैं? एक वुमन की डिग्निटी को समाज ने सिर्फ उसकी वजाइना तक ही सीमित रखा है। इसीलिए आज भी कई ऐसे रेप केस हैं जो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। समाज में जो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत है उसको बचाने के लिए हम सबको मिलकर हमारे इंडियन सोसाइटी की एक घटिया सोच बदलनी होगी। सबको अवेयर करना होगा ताकि लोग खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। हम अगर कभी किसी भीड़ वाली जगह में जाते हैं और कभी किसी लड़की से गलती से भी टकरा जाए या फिर उसको टच कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, और कभी कभी तो हम ऐसी घटिया हरकत जानबूझकर भी करते हैं। किसी लड़की की अगर ब्रा दिख रही होगी
तो पूरे फ्रेंड सर्कल में बता देंगे और खुशी फील करेंगे। पर यहाँ मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, अगर किसी दिन उस जगह पे आपकी बहन होगी तो आप कैसा फील करोगे? हमें अपनी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर भी सीरियस होना पड़ेगा और उसको सुधारना भी पड़ेगा। और अब एडिटर बॉलीवुड के कुछ सी ग्रेट गाने चला। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ, कटवाले से या पैर को आन से, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। कुड़ियों का लगा है बुफे, चाहे जो कर लो चूज, एक या दो या तीन। सिर्फ लेटेस्ट सॉन्ग ही नहीं, 90s के भी चला। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। और ऐसे तो कई गाने और भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें महिलाओं को और उनके बॉडी पार्ट्स को ऑब्जेक्टिफाइंग किया जाता है। और कभी कभी कोई अच्छी मूवी में भी खुले आम बलात्कार और वुमन के बॉडी पार्ट्स के ऊपर गंदे गंदे जोक मारे जाते हैं और हम भी पेट भरकर हंसते हैं। कई और भी मूवी है जिनमें एंटरटेनमेंट के नाम पे बस वल्गारिटी ही दिखाई जाती है और इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे और लोगों पे। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम सारा ब्लेम सिर्फ बॉलीवुड पर ही डाल दें। हमें भी अपनी सोच और माइंडसेट को अच्छा करने की ज़रूरत है और भी कई अच्छी मूवी है वो देखनी चाहिए। और ऐसी गंदी मूवी देखो भी तो सबसे पहले अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम इन मूवीज़ को एज ए एंटरटेनमेंट ले सको। उसमें दिखाए जाने वाले चलचित्र को अपने दिमाग पे और ज़िंदगी में हावी ना होने दो। सोशल मीडिया का भी रोल है वुमन क्राइम इंक्रीज होने में। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, बॉडी शेमिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है सोशल मीडिया के बाद। और भी कई डार्क साइड है सोशल मीडिया की। अगर आप सब जानना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ये पूरा वीडियो भी देख सकते हो। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से भी रेप केसेस में इजाफा हो रहा है। मैं ये उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जो आज भी सेक्स के बारे में बात करने को एक टैबू मानते हैं। आज हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो ऐसे ही नहीं हुई, मतलब कि हम वो करते तो बहुत है, पर जहाँ पर उसको लेकर लोगों को अवेयर करने की बात आती है, एजुकेट करने की बात आती है, तो हम चुप हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ बच्चों में बहुत ही जिज्ञासा पैदा होती है उसको लेकर और कई तरह के सवाल भी पैदा होते हैं और जिसके जवाब ढूंढने के लिए वो जाते हैं इंटरनेट पे, जहाँ से वो कहीं और ही पहुँच जाते हैं, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। गुड टच, बैड टच, कंसेंट, नॉन कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, ये सब सिखाना चाहिए ताकि वो अपने आसपास के लोगों को बचपन से ही समझ सके और उनसे बचकर भी रह सके। स्कूल और कॉलेजों में भी इसको लेकर स्टूडेंट को बिना हिचकिचाई एजुकेट करना चाहिए। हमारे इंडिया में एक स्लोगन काफ़ी फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर यहाँ पे इस स्लोगन में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को ताकतवर बनाओ। अपनी बेटी को बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, मैडम भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू जैसी हमारी महान महिला योद्धाओं की कहानी सुनाकर बड़ा करो, ना कि टिकटॉक और रील दिखाकर। उनको जूडो, कराटे ये सब सिखाओ, अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाओ। जरूरत के वक्त किसी के अंडे फोड़ने में ये सब काम आएगा। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, अगर कभी 100 नंबर डायल करने से वक्त पे पुलिस ना पहुंच पाए तो ये आईपीसी की 100 नंबर की धारा आपको ज़रूर बचा लेंगी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके ऊपर रेप करने की चाहत से कोई हमला करता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसकी जान भी ले सकते हो। फाइनली दोस्तों मैं यही कहूँगा, देश चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी इकोनॉमी हो जाए, चाहे हम सुपर पावर भी बन जाए, पर अगर हम अपने देश की महिलाओं को ही अपने देश में सेफ फील नहीं करा सकेंगे तो ये सब किस काम का। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जिम्मा सिर्फ सरकार का है। सरकार कुछ नहीं करती। हमारी सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं वुमन सेफ्टी और वुमन एम्पावरमेंट के लिए। कई एनजीओ, सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां भी महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे काम कर रही है, पर इतने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से लड़ना होगा। हर एक भारतीय को इसके लिए मैंने जो स्टेप बताए वो और दूसरे भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो सब उठाने होंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करो ना करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर करो। अवेयरनेस फैलाओ, अच्छी सोच फैलाओ, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्थी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।